युवा साथियों नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास भूली बिसरी यादें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इस क्षेत्र में पर्दे को लेकर के जो कड़ी हमारी चल रही है हर रोज़, उस कड़ी को पहुंचाने के पीछे बहुत सारे आचार्यों का योगदान और आशीर्वाद मुझ पर रहा है। ऐसे आचार्य जो वरिष्ठतम वय में आज विश्वविद्यालय के उन विभागों को चलायमान कर रहे हैं, जो विभाग हिंदी साहित्य काव्यशास्त्र अनुवाद और कविता में अपनी गतिमयता को एक आधार बनाए हुए हैं। प्रिय साथियों, आचार्य शुक्ल एक व्यक्ति नहीं, महान समीक्षक भी थे, चिंतक भी थे। आचार्य शुक्ल का व्यक्तित्व निर्माण अचानक, जिसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, नहीं हुआ। उनका अध्ययन का क्षेत्र बहुत विस्तृत था। जब अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है तो उस मस्तिष्क में अनेक दिशाएं जिज्ञासा स्वरूप उन समस्त प्रश्नों को ढूंढने का प्रयत्न करती हैं, जो प्रश्न स्वयं अध्येता के पास होते हैं। विश्वविद्यालय जीवन में एक आचार्य के रूप में आचार्य शुक्ल जी का रहना, उसमें अधिक देर तक अध्ययन के साथ अपने आप को एकनिष्ठ रखना, इस बात का प्रमाण है कि हिंदी साहित्य के इतिहास जो 1929 में पहला संस्करण हमारे मध्य आए और दूसरा 1940 के आसपास पाठकों के बीच में आया। 1929 से लेकर के 1940 तक की जो समीक्षकीय यात्रा है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो अध्ययन की यात्रा रही है, वो अपने आप में बड़ी बेजोड़ रही है और बड़ी साधना से परिपूर्ण रही है। तभी इस ग्रंथ को यह प्रारूप मिला। तत्पश्चात जितने भी समीक्षक आलोचक हिंदी साहित्य के इतिहास में आए, उन्हें आचार्य शुक्ल ने एक पथ प्रशस्त किया और उस रास्ते में चलने के लिए उन्हें प्रेरित किया। उस प्रेरणा के माध्यम से ही अनेक समीक्षक रचनाओं की समीक्षा करते हुए, कृतियों की व्याख्या करते हुए, कविताओं की, नाटकों की, कहानियों की व्याख्या करते हुए, वह एक पाठ्यक्रम का आधार लेते हुए हम तक पहुँची। आज हम जिन विषयों को व्याख्या स्वरूप अपने कक्षाओं में अपने शिक्षार्थियों को महाविद्यालयीय स्तर में या विश्वविद्यालयीय स्तर में पढ़ाते हैं और उस कृतिकार की रचना का परिचय हम पहुंचाते हैं, तो उस परिचय के पीछे का यदि आरंभिक स्रोत, जिसको हम आद्य स्रोत कहते हैं, वह स्रोत आचार्य शुक्ल हैं। उस स्रोत के पीछे आचार्य शुक्ल की दोनों प्रतिभाएं जो हैं वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, और वो प्रतिभाएं हैं भावयत्री प्रतिभा और कार्यत्री प्रतिभा। प्रिय साथियों, प्रिय युवा दर्शकों, युवा शिक्षार्थियों, भावयत्री प्रतिभा जन्मजात होती है, जो जन्म से व्यक्ति अपने अंतस में स्थित किए हुए होता है, और जो कार्यत्री प्रतिभा है वो अभ्यास से अधिक होती है। तो इन दोनों प्रतिभाओं के माध्यम से आचार्य शुक्ल ने उस समय के तमाम रचनाकारों को और उन रचनाकारों की तमाम रचनाओं का पृष्ठपोषण करते हुए अपनी प्रतिभा के माध्यम से उसकी मीमांसा की, और बड़ी गहनता से, बड़ी गंभीरता से आचार्य शुक्ल एक समीक्षक के रूप में उस कृतिकार के नज़दीक समीप पहुंचा, और जान करके उस कृतिकार की जो मनोभाव है, जो मनस्थिति है, जिस मनस्थिति को लेकर के या समक्ष रख उस कृतिकार ने रचना को रचा, समाज को देख करके, और समीक्षा के माध्यम से आचार्य शुक्ल हम तक वो पहुँचाने में सफल हुए। और आज हम जब भी किसी रचना का परिचय प्राप्त करते हैं, चाहे वो पद्मावत हो, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे चाहे सूर का, चाहे केशव की कोई रचना हो, ये रचनाएं व्याख्या स्वरूप यदि हम तक पहुंची हैं, तो उसका मूल स्रोत आचार्य शुक्ल जी रहे हैं। इसका कारण है कि कार्यत्री प्रतिभा से आचार्य शुक्ल ने अध्ययन द्वारा अपनी प्रतिभा को और तीक्ष्ण किया, अपनी क्षमता को और सुदृढ़ किया, बुनियाद को और मजबूत किया। वही मजबूती आगे आकर के हिंदी साहित्य के इतिहास में चरितार्थ हुई, और वही हिंदी साहित्य का इतिहास हमें कवियों के परिचय के लिए, कहानीकार के परिचय के लिए, कविताओं की मीमांसा व्याख्या के लिए
हमें एक आसान रास्ता देती है और उसी सरलता के माध्यम से हम कवि, साहित्यकार और कहानीकार, चाहे वो गद्य पक्ष हो या पद्य पक्ष हो, हम उसे समझते हैं और उसे समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रिय प्रदर्शकों, क्योंकि ये दोनों जो प्रतिभाओं का मैंने ज़िक्र किया, चाहे वो भावयित्री प्रतिभा हो, चाहे कार्ययित्री प्रतिभा हो, ये तब तक सुसंपन्न नहीं होती जब तक हम अपने आप को अध्ययन से नहीं जोड़ेंगे। तो इसलिए जो शैक्षिक जीवन हमारा है, जो शिक्षा के क्षेत्र का जो आचार्य का जीवन होता है, वो कभी ना समाप्त होने वाला जीवन होता है। इसका अर्थ हमें ये कदापि नहीं समझना चाहिए कि एक बार यदि हम आचार्य के पद पर आ गए तो हमें अध्ययन नहीं करना है, क्योंकि अंतिम सांस तक एक आचार्य को अध्ययन से जुड़े रहना होता है। यही उसका परम धर्म है, यही उसका एक निष्ठा का आधार है। और जो अध्येता अध्ययन से दूर होकर के विषय की मीमांसा करता है या किसी रचनाकार या कृति की मीमांसा करता है, वह उस कृति से निर्णय सही रूप में नहीं कर पाता जो निर्णय उसे करना चाहिए। यही कारण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी आज जिस बात को बड़े पुरजोर रखा जाता है कि हमारा शिक्षा का आधार कैसा होना चाहिए, हमारा शिक्षा का आधार सर्वांगीण होना चाहिए। जिस विषय को लेकर के हम महाविद्यालयीय स्तर पर या विश्वविद्यालयीय स्तर पर अपनी उच्चतर शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, पर स्नातकी शोधार्थी के रूप में हम शोध के विषय की गवेषणा कर रहे हैं, यदि वहाँ हमारा अध्ययन ठीक नहीं होगा, वहाँ यदि हमारा अध्यवसाय ठीक नहीं होगा, पुस्तकों से हमारी यात्रा ठीक नहीं होगी, तो हम उस विषय से वह निर्णय करने में सक्षम नहीं होंगे जो हमें उस विषय के साथ मीमांसा से उसका परिचय प्राप्त करना होता है। तो व्याख्या तभी हमारी अच्छी होगी, उत्तर हमारे तभी अच्छे होंगे, समीक्षा हमारी तभी श्रेष्ठ होगी जब हम विषय से होकर के अपनी यात्रा को पावन, निर्मल और स्वच्छ अंतस से रखेंगे, हृदय से रखेंगे। तभी हमारी बुद्धि में क्षमता की भावना आएगी और क्षम्य और क्षमता, ये दोनों का योग ही जो है वो एक ऐसी मीमांसा को देने वाला होता है जो समीक्षा की दृष्टि से श्रेष्ठ होता है। आचार्य शुक्ल जी में यही गुण थे, क्योंकि उन्होंने अंतिम सांस तक स्वयं को अध्ययन से जोड़े रखा और अपनी प्रतिभा को निखारने का प्रयत्न किया। और समीक्षा का अर्थ जो है प्रिय शिक्षार्थियों होता है वही कि सम्यक निरीक्षण, और जो कृति, जो रचना आपके पास है उसका आप कैसे निरीक्षण कर रहे हैं। जो कृति का आस्वाद आप प्राप्त करते हैं, जो कृति का आनंद आप प्राप्त करते हैं, जिस रचना को पढ़ करके आपको आनंद की अनुभूति होती है, और उस आनंद के माध्यम से ही आप कृतिकार के बहुत समीप पहुँचते हैं, और उसी समीपस्थ भाव से आप व्याख्या के माध्यम से उसी आत्मीय भाव को, उसी आस्वाद को पाठकों तक पहुंचाते हैं, शिक्षार्थियों तक पहुंचाते हैं। यही वास्तव में समीक्षा का मूल उत्स है, मूल आधार है, सूत्र है। यही सूत्र अपने इतिहास के माध्यम से आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने हमारे सामने रखा और समीक्षकों के लिए समीक्षा का रास्ता, समीक्षा का पथ और प्रशस्त किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य में इनका प्रदय भूली बिसरी यादें कि आज ये नवीनतम कड़ी आज हम यहीं संपन्न करते हैं। अगली कड़ी के साथ हम फिर आप लोगों के बीच में आएंगे। आप अपना ध्यान रखें। इसी के साथ नमस्कार।